आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे देखने के लिए आप सबका स्वागत है। स्टूडियो सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं और हमारे एंकर्स भी तैयार हैं। एबीपी न्यूज पर आज आपको सबसे तेज और सटीक नतीजे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की महा कवरेज। नमस्कार, सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर। आज पूरी तैयारी, जैसा कि आपने आकाशवाणी में सुना, मेरे तमाम साथी, तमाम एंकर्स इस वक्त तैयार हैं। 8 बजे से डेटा आपके सामने आएगा। अभी कौन कौन लोग स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। ये है मेरे चारों साथी, मेरे अलावा 3 लोग जो डेटा नंबर्स आपके सामने लेके आएंगे। मेरी वरिष्ठ सहयोगी रुमाना मेरे साथ डेटा सेंटर में है, शिरीन हमारे साथ जुड़ रही है जो पूरे आंकड़े आपको दिखाएंगी, और जिया हमको बताने वाली है, जिया शर्मा, कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। इन तीनों के पास बारी बारी से चलते रहेंगे, दिन भर ये घटनाक्रम चलेगा और भी हमारे तमाम साथी वक्त वक्त पर जुड़ते रहेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट्स 5 राज्यों से, सिर्फ यूपी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी से बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट कहीं आएगा तो वो पंजाब हो सकता है। पंजाब पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्या होगा उस पर नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले देख लेते हैं क्या कुछ खास है और मेरे सहयोगियों के पास। रुमाना। बिल्कुल, तो नतीजों का दिन है आज, और जाहिर सी बात है जब दिन नतीजों का हो तो फिर नजर जो है वो नंबर्स पर रहती है, और ऐसे में एबीपी न्यूज पर हम आप तक वो सही आंकड़ा पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सटीक विश्लेषण। और सटीक विश्लेषण के लिए जो स्टूडियो में हमने खास तैयारी की है, मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ सबसे अनुभवी एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर जी की जो पैरी नजर है वो रहने वाली है पूर्वांचल पर। पूर्वांचल मोदी योगी का गढ़, और ऐसे में पूर्वांचल की 130 सीटें किस तरफ झुकती हुई नजर आएंगी। आप देख सकते हैं पंकज झा उत्तर प्रदेश की हर सीट पर होकर आए हैं, जमीनी नब्ज टटोल कर आए हैं, और कुल मिलाकर अवध रीजन 118 सीटों वाले अवध रीजन पर पंकज झा ने पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। अच्छा विजय जी, आप देख रहे हैं यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजय जी की नजर खासतौर से जाटलैंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार सीटों का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है, ये विजय जी बताएंगे। और साथ ही साथ गोवा पर भी विजय जी ने खास नजर बनाकर रखी हुई है। ऐसा क्यों है, गोवा क्यों विजय जी ने पसंद किया, आगे जानेंगे विजय जी से। संगीता जी से आपको जल्दी से मिलवा देती हूं। संगीता जी उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है ना, उस पर खासतौर से पकड़ रखती हैं और वहां की हर सीट का पूरा हिसाब किताब संगीता जी आपके सामने रखेंगी। और साथ ही साथ उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, पहाड़ पर सत्ता की चढ़ाई कौन चढ़ने वाला है, इस पर भी संगीता जी हमें हर अपडेट पहुंचाएंगी। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी आप देख सकते हैं दिबांग जी यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और दिबांग जी की जो खास नजर रहने वाली है वो मणिपुर पर भी रहने वाली है और पंजाब पर भी रहने वाली है, क्योंकि पंजाब के नतीजे इस बार माना जा रहा है बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। अब साथ ही साथ आपका हम परिचय करा देते हैं खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में हैं। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन नतीजों के क्या मायने रहने वाले हैं फिरोज बख्श साहब से हम समझेंगे। अच्छा, आप अभय जी को देख रहे हैं हमारे साथ। अभय दुबे जी इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आज जो नतीजे आएंगे, क्या उससे देश की राजनीति में एक और बड़ी पार्टी बुलंदी पर चढ़ती हुई नजर आएगी, और क्या उसका नाम आम आदमी पार्टी होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभय जी हमें देंगे। प्रदीप सिंह जी को आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हमेशा आते हैं, और इस बार प्रदीप सिंह जी की जो खास नजर है वो इस बात को लेकर है कि जो नतीजे आएंगे उनका उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश की राजनीति है उस पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है। साथ ही आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विशाल हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर विशाल साहब खासतौर से बारीक नजर बनाए हुए हैं कि साहब ये जो नतीजे आएंगे ना, तो फिर इन नतीजों का बीजेपी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, आगे बीजेपी की रणनीति इन नतीजों को देखते हुए किस तरीके की रहने वाली है। आप देख रहे हैं हमारे साथ अख्तर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, और वो ये बताएंगे कि इस चुनाव के अंदर जो मुस्लिम फैक्टर है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा,
और पिछली बार की अगर बात की जाए 2017, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन खासतौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसे लेकर खूब चर्चा हुई कि वो लोएस्ट पर है। तो इस बार क्या वो तस्वीर बदलेगी? और बेहद खास मेहमान प्रोफेसर बद्री नारायण को आप देख रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रोफेसर बद्री नारायण कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर उनकी खासी स्टडी रही है और उनसे ये समझेंगे कि इस बार जो नतीजे आएंगे, जो नंबर आएंगे, तो उससे क्या किसी तरीके की जातियों की जो गोलबंदी है वो बदलती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ राजनीतिक दल उनका वर्चस्व कुछ जातियों से कम होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर नए खेमे में बढ़ती हुई ये जातियां नजर आ रही हैं? सुमित, तो कुल मिलाकर ये पूरे के पूरे एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक एक चीज की जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये बात सिर्फ 2022 के चुनाव की नहीं है, इनका असर 2024 पे क्या पड़ने वाला है उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इन चुनाव के नतीजे राज्यसभा का भी डायनामिक्स बदल सकते हैं। और अगर राज्यसभा का डायनामिक्स बदला तो 3 महीने के बाद जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव आने हैं उसमें भी बहुत कुछ देश की राजनीति तय होगी। सब पर नजर रखेंगे, लेकिन पहले चलेंगे जिया के पास। जिया के पास क्या तैयारी है? जिया शर्मा, 2017 के नतीजे और क्या कुछ दिखाने वाली हैं आप आगे जाकर? जिया। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन सेंटर में क्या तैयारियां हैं वो रोमाना ने हमें बताया। अब आपको हम लेकर आए हैं न्यूज सेंटर, यहां पर हमने क्या तैयारियां कर रखी हैं वो दर्शकों को हम बता देते हैं। 2017 का जो रिजल्ट आया उसको समझना बहुत जरूरी है और ग्राफिक्स के जरिए, इस एलईडी बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कि 5 साल पहले 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आपको स्क्रीन भगवामय नजर आ रही है, हर तरफ भगवा कलर छाया हुआ है। लेकिन जब नतीजे सामने आते जाएंगे तो इसके रंग बदलते जाएंगे और उस पर हमारी नजर रहेगी। 403 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश का हमारे पास यहीं से आपको मिलेगा। और आइए कुछ वीआईपी सीट आपको हम बता देते हैं, उसके जरिए हम कैसे दर्शकों को इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन सी वीआईपी सीट्स हैं और किस प्रकार से वो सीटें जीतेंगे और कितने वोट पड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। साथ ही ये भी बताएंगे, जब गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपको वीआईपी सीट्स के जरिए हम बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बक्सा आप देख रहे हैं बीजेपी के नीचे अभी 0 लिखा हुआ है, नतीजे आएंगे तो ये आंकड़े बदलेंगे। और वोट के नीचे भी आप वो बक्सा खाली अभी देख रहे थे, जैसे जैसे वोट पड़ेंगे वैसे वैसे वहां पर भी आंकड़ों का आना शुरू हो जाएगा। करहल से अखिलेश यादव, ये भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। तो ये आपको हमने बताया कि किस प्रकार से हमने अपने न्यूज सेंटर में तैयारी कर रखी है। एक और बड़ी सीट करहल से, जो कि एसपी सिंह बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से ये प्रत्याशी है और इनका मुकाबला सीधे अखिलेश यादव से है। तो ये आपने समझा कि कैसे बीजेपी अभी फिलहाल 0, वोट के नीचे भी अभी आप खाली बक्सा देख रहे हैं। इसमें आंकड़ों का बदलना कुछ ही देर बाद शुरू भी हो जाएगा। आइए अब आपको डेटा सेंटर लिए चलते हैं। शिरीन हमारे साथ वहां पर मौजूद है। शिरीन, तो देखिए इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, आप इस तस्वीर को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूद हूं, 403 सीटें। और देखिए जिस तरह से इन 403 सीटों का महत्व आज है, क्या यहाँ के नंबर्स हैं, डेटा सेंटर से मैं आपको बताऊंगी आखिर इन नंबरों में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले आप समझिए मौजूदा स्थिति क्या है। 2017 में जो कुछ हुआ था, जो नतीजे सामने आए थे, उसके हिसाब से मैं आपको अभी मौजूदा स्थिति बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के 2017 के नतीजे जो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा भगवा, यानी कि 325 सीटों को साथ बीजेपी प्लस यहां विधानसभा में आई थी और सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहां पर बनी भी थी। तो 325 सीटें यहां पर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको अब मैं दूसरे हिस्से में भी लेकर चलती हूं, 403 विधानसभा। और यहां पर दूसरा हिस्सा देखिए, अब आप इधर देखिए, यहां पर आपको कुछ और सीटों के बारे में भी हम बताएंगे थोड़ा। और अगर आप इधर मेरे आएंगे तो यहां पर 47 सीटें एसपी
को दिखाई 2017 में मिली थी। और यहां पर समाजवादी पार्टी के ये नंबर्स कितने बदलते हैं ये थोड़ी देर में साफ भी हो जाएगा कि आखिर इस विधानसभा में अभी कितने बरकरार रहेंगे अपनी सीटों पर और कितने बाहर जाएंगे और कितने नए आएंगे। तो ये दरअसल आज नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। एबीपी न्यूज पर हम आपको बताएंगे ये विधानसभा जो आप देख रहे हैं इस पर कौन बैठता है, कौन बाहर जाता है और कौन नया चुनकर अंदर जनता भेजती है। सबसे बड़ा प्रदेश है सीटों के लिहाज से और 403 विधानसभा सीटों की तस्वीर आज क्या होगी इस पर मेरी नजर होगी, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुमित जी का। सुमित जी, ओवर टू यू। शुक्रिया शिरीन, शुक्रिया जिया। लेकिन ये अभी इतने पत्ते नहीं, अभी बहुत से पत्ते खुलने बाकी हैं हमारी इस कवरेज के दौरान, क्योंकि पहला रुझान जो आएगा वो 8 बजे के आसपास आएगा जब मतगणना शुरू होगी पोस्टल बैलेट की। उसके पहले रुमाना के पास एक बार फिर लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी खुलनी बाकी हैं, कुछ और डिटेल्स हमारे इस पूरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में अब रुमाना बताएंगे। रुमाना। बिल्कुल सुमित जी, तो दरअसल हम दर्शकों की सहूलियत के लिए नंबर्स किस अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है नतीजों का दिन नजर नंबर पर। तो नंबर अब आप गौर से समझ लीजिए हम कैसे आपको बताने वाले हैं। 5 चुनावी राज्य हैं जिनके नतीजे आज आ रहे हैं। ऊपर की तरफ जो आप पट्टी देख रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश, अभी आप देख रहे हैं 403 सीट उत्तर प्रदेश की जो कुल विधानसभा सीट है उसका आंकड़ा आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही बीजेपी +0, एसपी +0, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अन्य 0, मतलब सब 0-0 नंबर्स जो हैं। जैसे ही 8 बजेगा वो पहला रुझान आएगा, आप देखेंगे ये जो 0-0 है ना, यहां पर तब्दीली होनी शुरू हो जाएगी और वो आंकड़ा यहां आपको दिखने लगेगा। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये ऊपर की पट्टी है। सभी 403 सीटों के लिए आपको इस ऊपर की पट्टी पर नजर बनाकर रखनी है, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए। बाकी जो 4 राज्य हैं उनका पूरा अपडेट बिल्कुल नीचे की पट्टी, टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं पट्टी, इसमें बाकी 4 राज्य जिसमें उत्तराखंड आएगा, गोवा आएगा, मणिपुर आएगा और पंजाब आएगा, वो सारी जानकारी नीचे की पट्टी में आप पाएंगे, बदल बदल कर आती रहेगी। अच्छा, और स्क्रीन के आप देख सकते हैं बाईं और दाईं तरफ उत्तर प्रदेश के जो 4 रीजन्स हैं, तो एक तरफ आप देखेंगे पूर्वांचल और बुंदेलखंड और दूसरी तरफ आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध रीजन के जो जिले हैं, जिलेवार हिसाब से ये सीट्स आती रहेंगी। मान लीजिए अब लखनऊ है, लखनऊ जो है वो अवध में आता है और लखनऊ की कुल 9 सीटें हैं, तो वो जो 9 सीटें हैं उनका पूरा हिसाब किताब जो है, ये जो साइड में आप पट्टियां देख रहे हैं, तो यहां पर एक तरफ पूर्वांचल और बुंदेलखंड और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध, इनके जिले आते रहेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि इंतजार की घड़ियां जो हैं वो लगातार घटती हुई और बस 8 बजे का इंतजार जब वो पहला रुझान आपके सामने आएगा। सुमित जी, और ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रुमाना, जिया, शिरीन, आप लोग तो आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन यहाँ जो मेरे आसपास दाएं और बाएं तरफ तमाम धुरंधर बैठे हुए हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल तो सामने निकल कर आ चुका है। इस एग्जिट पोल से कितने लोग मुतमईन हैं और कितने लोग उस पर सवाल खड़े करना चाहते हैं, हम बीते 2 दिनों की चर्चा में सुन भी चुके हैं। तो एक बार भी मुझे लगता है कि इनके पास चलना चाहिए। मैं चाहूँगा शुरुआत करिए आप, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए क्या होने वाला है, खासकर यूपी में आज। फर्स्ट यू। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आप कह रहे हैं मुझे करने के लिए और आप मुझसे शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर मैं तो जो चैनल का एग्जिट पोल है, हालांकि हम दर्शकों को बता दें कि साहब आज एग्जैक्ट पोल का दिन है, आज तो वो एग्जैक्ट नंबर हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो मैं थोड़ा सा सेफ चलूंगी और मैं चैनल के एग्जिट पोल के साथ ही रहने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़िए, बद्री जी से पूछिए। चलिए जल्दी से जरा मेहमानों से एक-एक नंबर लेते चलते हैं। क्या होने वाला है आज उत्तर प्रदेश में? जनता का मन पढ़ना बहुत कठिन होता है, भाग्य पढ़ना और जनता का मन पढ़ना। मुझे तो लगता है कि आपका जो पोल, एग्जिट पोल आया है, सच्चाई उसके आसपास होने वाली है। मेरे लिए देखिए समर्थन बढ़ रहा है यहाँ पर सुमित जी, एग्जिट पोल के साथ जा रहे हैं प्रोफेसर बद्रीनारायण। डिफेंसिव खेल लिया, सब ओपनिंग बैट्समैन ऐसे ही खेलेंगे। आपको पहली बॉल पे सहवाग की तरह खेलना था, आप द्रविड़ की तरह खेल गए। चलिए तो आप जल्दी से आंकड़ा दे दीजिए ना, आप बता दीजिए, आप खुलकर खेलिए। मैं आखिर में खेलूंगा, मैं स्लॉग ओवर्स में आता हूँ। एक आप, एक मैं फिरोज भाई से पूछता हूँ। फिरोज भाई, क्या होने वाला यूपी खासकर? हाँ देखिए, एग्जिट पोल में मेहनत बहुत होती है, लेकिन मैं एग्जिट पोल को सही इसलिए नहीं मानता, जब नतीजे आएंगे वही मेन चीज़ है। मेरा ख्याल ये है जो काम किया है योगी बाबा ने वो काम बोलेगा और उनको सपोर्ट करेगा। ये देखिए बगल में खड़े थे धुरंधर बल्लेबाज, उन्होंने बैटिंग कर दी है। आपकी राजकिशोर जी। देखिए, मैं भी हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूँ आपकी तरह, चूंकि जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है वो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी होंगी जहाँ 5000 से कम से
नतीजे तय होंगे, तो इसलिए ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। आपने हस्तिनापुर का क्योंकि यहाँ पर नाम ले दिया, बस मैं एक जानकारी दर्शकों को देना चाहती हूँ, उनके इंटरेस्ट की बात है कि हस्तिनापुर सीट जो है उत्तर प्रदेश की, उस पर जरा नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि माना यह जाता है कि जो हस्तिनापुर सीट जीतता है ना, उसी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। सुमित जी, पिछली बार बीजेपी जीती थी, बिल्कुल बीजेपी इस बार कौन आगे चल रहा है एग्जिट पोल में? सॉरी, हस्तिनापुर में कौन आगे चल रहा है? एग्जिट पोल क्या कह रहा है आपका? एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मामला बहुत टक्कर का है, बराबरी का मामला फंसा हुआ है वहां पर। मनीषा जी, क्या होने वाला है? दो लुभावने शब्द उत्तर प्रदेश से मैंने सीखे हैं, और वो है फंसी हुई है और टक्कर है। तो मैं बिल्कुल वहीं रहने वाली हूँ। लेकिन एक बात यह है कि आज भारत ऐसे लोकतंत्र में एक मिनी चुनाव है, कहाँ गोवा, कहाँ मणिपुर, कहाँ पंजाब और कहाँ उत्तर प्रदेश में 3 मिनी चुनाव। तो एक तरह से विश्व स्तरीय चुनाव है और मैं भी फंसी हुई हूँ, टक्कर में हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि आपके सी वोटर का जो सर्वे है हर राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, उसमें एक ठहराव है, उसमें एक सोच है, और नंबर और अंक गणित जानते हुए मैं ये जानती हूँ कि 5-10 उससे इधर उधर होना ये अंक गणित के ब्रैकेट का दायरा है, इसलिए बिल्कुल सेफ हैं हम। कुल 690 सीटें हैं, जो बात मनीषा जी कह रही हैं, बिल्कुल। ये मिनी इंडिया का इलेक्शन है। 690 विधानसभा सीटें, और हर पार्टी का स्टेक है। आम आदमी पार्टी भी है, तो कांग्रेस भी है, तो भाजपा भी है, तो सपा भी है, मायावती भी है, दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी खैरख्वाह अपने देश की। तो समझ में आता है कि आज क्या कुछ होने वाला है। अतर साहब, बिल्कुल। और मनीषा प्रेम जी जो कह रही थी ना कि साहब दो बातें वो सुन रही हैं कि फंसी हुई हैं, या फिर वो कह रही हैं टक्कर की है, तो ऐसे ही दो और बातें भी चल रही हैं कि साहब निपटने वाले हैं या फिर आ रहे हैं। क्या होने वाला है अतर साहब? ये बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन मुझे दिख रहा है, और जो बिल्कुल नए एक तरह के समीकरण दे सकता है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं इन्होंने ये हालात उत्तर प्रदेश में नहीं देखे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अहम है कि मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कहा सुमित जी की सहवाग की तरह बैटिंग करी, अगर भाजपा जीतेगी तो वो 300 प्लस जीतेगी, अगर नहीं जीतेगी तो वो फिर 125-150 के बीच में। लीजिए, सुमित जी के पसंद के नंबर आने लगे हैं, या तो 300 पार या 150 के नीचे। सुमित जी, देखिए होगा तो ऐसे ही। मैं भी मोर और लेस, मैं और अतर साहब इसमें काफ़ी देर बात कर चुके हैं। 2 दिन पहले मैं लखनऊ में था, हम लोग बात भी कर रहे थे उस दौरान। उसी वक्त लगा कि ये बीच का चुनाव नहीं है, ये 220 वाला चुनाव नहीं है। या तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सब लोग फेल हो गए हैं तमाम एक्सपर्ट्स, या जनता के मन में जो है उसको भांप नहीं पा रहे हैं। दिबांग भी बहुत घूमे, दिबांग से पूछ लेते एक बार। दिबांग, पत्ते खोलिएगा ज़रूर, डिफेंसिव बैटिंग नहीं करनी है, आप सेफ चलते हैं बहुत। आप जानते हैं कि मैं इतने साल मुझे ये सब करते हुए हो गया, और मुझे सिखाया गया। कितने साल? अरुण जी पूछ रहे हैं। और हम भी लोगों को सिखाते हैं कि भाई अगर आप चैनल में हैं तो चैनल के आंकड़ों के साथ रहिए। लेकिन जो सबसे रोचक बात मुझे लगती है इस बार वो ये है कि 50 के आंकड़े के 2 साल नीचे हैं एक बड़े खिलाड़ी, 1 साल नीचे हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी, और 3 साल ऊपर हैं तीसरे बड़े खिलाड़ी। यानी ये वो 3 लोग हैं जो हमारी राजनीति में दशकों तक, कम से कम 2 दशकों तक दिखाई देते रहेंगे। अखिलेश सबसे छोटे हैं, फिर योगी जी हैं, और फिर अरविंद केजरीवाल। यानी क्या पंजाब अरविंद केजरीवाल के लिए, हम राघव चड्ढा को सुन ही रहे थे, क्या वो लाल किले का रास्ता खोलेंगे? एक वो बड़ी बात है। योगी जी और अखिलेश, इतने बड़े राज्यों के 2 नेता, यानी चेहरों की बात हिंदुस्तान में बहुत होती है। तो 3 बहुत बड़े चेहरे हैं जो आगामी 3, 4, 5 चुनावों तक सबको दिखेंगे, सब चर्चा करेंगे। बिल्कुल। पंकज जी से जरा जानते हैं, जमीन पर उतरकर इतनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है आपने, आज बता दीजिए क्या होने वाला है नतीजों से पहले। नहीं, मैं तो अपने चैनल के साथ रहूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तमाम फैक्टर जो हैं उससे बेहतर जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है मुझे यूपी में, वो है जातीय गोलबंदी का फैक्टर। और बीजेपी ने 5 साल काम करने के बावजूद उस फैक्टर को अभी तक अपने पास सहेज के रखा। मुझे लगता है इस लिहाज से जो अपना सर्वे कह रहा है, एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को बढ़त है, तो मैं उसके साथ हूँ। पंकज जी ने भी सेफ ही खेला है। सुमित जी, अभय जी, आपकी बारी है। पंकज जी जो बोल रहे हैं सी वोटर का जो सर्वे है वो सही है, आप उसकी दिशा सही मान रहे हैं, या इनफैक्ट सभी एग्जिट पोल जो है उनकी दिशा लगभग एक जैसी है एक्सेप्ट 1 कि बीजेपी जीत रही है, 220 प्लस आ रही है? देखिए, मेरा तो मानना है कि मैं इस थियरी के साथ नहीं हूँ कि बीजेपी को बहुत सीटें कम हो जाएंगी और लेकिन मुश्किल होगी सरकार बनाने में। मेरा मानना है या तो उसको 250 प्लस सीटें मिलेंगी, या फिर उसकी गति वो होगी जो कि 1993 में कल्याण सिंह की सरकार की हुई थी, 250 सीटें रह जाएंगी। और समाजवादी पार्टी के ग्राफ में बहुत अभूतपूर्व उछाल आया है। लेकिन मैं साथ में ये भी मुझे शुरू से लगता रहा है कि शायद अखिलेश में एक नॉकआउट पंच डिलीवर करने की क्षमता नहीं है। इस लिहाज से उनकी स्थिति तकरीबन वैसी मुझे लगती है जैसी कि बिहार में तेजस्वी यादव की स्थिति थी।
ठीक है, प्रोफेसर विशाल हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी आ रही है, आप यही कहने वाले हैं। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, बीजेपी अगर आ रही है आपकी नजर में तो किस अंदाज में आ रही है, धमाकेदार अंदाज में या फिर बस बचा ले जाएगी सरकार? देखिए रोमना जी, क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, भारत की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो एक नया नैरेटिव सेट किया है। और वो नैरेटिव ये है कि जाति धर्म तुष्टीकरण से ऊपर उठकर विकास प्राथमिकता है, कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। तो मैं ये इस बात में कतई विश्वास नहीं कर रहा कि ये जाति पर जाकर लोगों ने वोट दिया है। ये लोगों ने विकास को, जो लोगों के पास चीज़ें पहुँची हैं, विकास माने लाभार्थी वाला जो एंगल जो बार बार बीजेपी कह रही है। सुमित जी। प्रदीप जी, मैं पांचों राज्यों की आपसे बात कर रहा हूं, और क्योंकि आप हम सब में वरिष्ठ लोगों में से एक हैं, आप मुतमईन हैं सी वोटर के सर्वे से, या आपको लगता है पांचों राज्यों के नतीजे अलग भी हो सकते हैं सी वोटर के साथ? नहीं, अलग भी हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि जो सी वोटर का या किसी भी और भी। आपके मन में क्या है बताइए ना, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, एक करके उत्तराखंड में क्या हो? उत्तराखंड में मेरे हिसाब से अगर फंसा हुआ और टक्कर की कहीं बात है तो उत्तराखंड है, जहाँ पर उत्तराखंड गोवा दोनों जगह स्थिति ये है कि कौन 1-2 सीट से आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये कहना मुश्किल। पंजाब में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे बहुमत स्पष्ट मिलेगा या बहुमत से थोड़ा पीछे रहेगा। मणिपुर और यूपी में तो बीजेपी है। मणिपुर तो मुझे लगता है कि शायद क्लीन स्वीप होगा बीजेपी का, और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुझे लगता है कि 300 के आसपास या 300 पार करेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव न तो फंसा हुआ है और न टक्कर है। ये पश्चिम बंगाल जैसा होगा, जो लगता था उस समय जब तक नतीजे नहीं आए कि फंसा हुआ है या बहुत कड़ी टक्कर है, वो एक तरफा था। जब तक कैंपेन चलता है तब तक टक्कर दिखती है, जब बाइपोलर होता है चुनाव, लेकिन जब नतीजा आता है तो पता चलता है कि ये एक तरफा था। जनता अब सोच समझ के वोट करती है, और एक मतलब उसने भी समझ में आ गया, पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं क्लीन मेजॉरिटी देने में विश्वास करती है। हंग असेंबली हंग पार्लियामेंट के दिन कमी दिखाई देते हैं। बिल्कुल आर या पार वाला मामला ही रहने वाला है। विजय जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, रहना तो आर या पार ही है, इसके अलावा कोई बीच में तो झूलने वाला है नहीं। कांटे की टक्कर है, कांटा जीत का किस तरफ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल के, कांटे की टक्कर माने मामला नजदीकी रह सकता है। एग्जिट पोल में जो पोस्टल बैलेट हैं वो काउंट नहीं है, और पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नतीजे चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। नतीजे चौंकाने वाले हैं, और जो नया एंगल लेकर आए विजय जी, वो पोस्टल बैलेट कौन चौंकेगा? विजय जी खुद चौंकेंगे। यही तो चौंकाने वाले हैं। ये अपने लिए ही बोल रहे हैं। लाभार्थी, सत्ता का लाभार्थी कौन होता है पता लगेगा। सत्ता का लाभार्थी कौन होगा इसका पता चलेगा। संगीता जी, आप लाभार्थी वाली जो स्कीम है, मैं उसी से शुरू करता हूँ। क्या वो गेम चेंजर है बीजेपी के लिए आने वाले आज के चुनाव में भी, आने वाले वक्त के चुनावों के लिए भी? देखिए सुमित, जितने भी लोग चुनाव कवर कर रहे थे या एग्जिट पोल हैं या जितने भी अभी तक एनालिसिस है, सब इस और साफ तौर पे इशारा कर रही है कि जो लाभार्थी वाली बात है वो बीजेपी के फेवर में जा रही है। लेकिन एक निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो एग्जिट पोल एक दिशा दे रहे हैं कि हाँ बीजेपी का एज है अगर हम यूपी की बात करें तो। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप देखें तो 100 सीटों का मार्जिन है। एक्सपर्ट भी यहाँ पे मैं सुन रही थी, कोई भी निश्चित तौर पे नहीं कह रहा है कि नहीं इतना पार करेंगे, या तो 300 के ऊपर या 200 के नीचे। तो यानी कहीं ना कहीं अभी सब लोग थोड़ा सा लाभार्थी को लेकर के और जो कास्ट एक गोलबंदी है उसको लेकर के अटके हुए हैं कि किसके फेवर में हुआ है। हवा दिखी चुनावों में आपको कि इस बार हवा चल रही है किसी के पक्ष में, किसी एक मुद्दे की? देखिए हवा हमेशा देखने वाली की नज़र में होती है कि वो किस नज़र से देख रहा है। लोग अंडर करंट की बात कर रहे थे कि एक अंडर करंट है, वो किसके लिए है? बीजेपी के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए? अगर आप रैलियां देखें तो भीड़ जिस तरह की हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए एक अंडर करंट है। लेकिन वहीं पर अगर लाभार्थियों से बात करें या अगर जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट जा रहे थे, उनकी अगर आप बात सुने तो कह रहे थे कि नहीं सत्ता को लेकर के कहीं कोई एंटी फीलिंग नहीं है और लोग योगी जी से खुश हैं और कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं बहुत भारी संख्या में बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट भी किया रुमाना। बिल्कुल, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि साहब इस बार जो है हमारा वोटर वो चौंकाएगा इस लिहाज से क्योंकि हर बार खासतौर से 2014 2017 से जो देखा गया एक यूफोरिया नजर आता था, एक उत्साह नजर आता था बीजेपी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि समर्थकों में भी। लेकिन इस बार चुप्पा वोटर, ये बीजेपी कह रही है।
देखिए, चुप्पा वोटर जो है ये एक थियरी ट्रांसफरेंस वो करते हैं, वो बिहार से करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ अन्य मत जो अभी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी महिलाएं जो हैं वो खुलकर या इशारा से भी किधर मत डाल रही हैं वो नहीं बताती हैं। उनकी स्थिति बिहार जितनी मजबूत नहीं है। कारण ये है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर करके आप समझिएगा कि जो चुप जो महिला है वो एकदम से लॉ एंड ऑर्डर के चलते जाके वोट कर देगी वेहमेंटली, ये सही नहीं है। दूसरी बात यहाँ है कि जो वोटर आप कह रही हैं साइलेंट या मूविंग टुवर्ड्स पार्टीज, उनके ऊपर लाभार्थी पॉलिटिक्स का लंबा असर रहा है। बिहार में अगर आप लें तो नीतीश कुमार के 2010 के शासनकाल से 2 इनिंग्स तक उनको जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स किए गए हैं, यहाँ तक कि नशाबंदी का कॉल जिससे कि स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कमी होती है, वो केवल और केवल महिला लाभार्थियों के चलते और उनके हक में लिया गया है। तो उस तरह की मुखर राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके बावजूद भी महिलाओं ने यदि मत दिया है, जो कि अभी हमको कुछ समय में दिखेगा, तो हमको फिर से जाके समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वो राजनीतिक स्क्रिप्ट था जिसमें कि बहुत लाभार्थी पॉलिटिक्स बहुत अंत में आई हुई एक राजनीति है वहां पे। लेकिन वो कानून व्यवस्था वाला जो मुद्दा था और खासतौर से जो कैराना मॉडल था वो बहुत शुरू से ही आ गया था। जो महिलाओं की बात चल रही है, क्योंकि आप 2 महिलाएं आपस में और पुरुष किस नज़र से महिलाओं को इस चुनाव में देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली आप, क्योंकि दलित चिंतन पर लिखते रहे हैं, क्या दलित समाज की महिलाएं, क्योंकि आखिर में देखा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया यूपी में महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ता गया, क्या उस समाज की महिलाएं जिनको लाभार्थी की स्कीम की फ़ायदेमंद भी हैं, उन्होंने भाजपा को वोट किया होगा, या वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका के कैंपेन में भीड़ दिख रही थी, या वो मायावती के साथी हैं जैसे कि दलित समाज अक्सर दिखाई दिया है? सुमित जी, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उत्तर प्रदेश के वोटर का। एक तो ये है कि साइलेंट, इस बार बीजेपी का वोटर साइलेंट रहा है। हमेशा बीजेपी का वोटर बहुत बोलता रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी का वोटर बहुत बोलता रहा है, एक डोमिनेंट वॉइस रहा है। दूसरी बात यह है कि जो दलित महिलाएं हैं वो बोलती रही हैं, लेकिन उनका बोलना कई जातियों में सुरक्षा वाले सवाल को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस रही हैं। और लाभार्थी वाली बात, राशन सबको मिला है, लेकिन चाहत है प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये तो मिल गया है लेकिन ये भी मिलना चाहिए। तो लाभार्थी चेतना बहुत डाइसी होता है, कभी आपके पक्ष में भी जा सकता है, कभी आपको उलट भी सकता है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने देखा सुमित जी, कि जो दलितों में बेस वोट को छोड़ करके, यानी चमार वोट को छोड़ कर, जाटो वोट को छोड़ करके अन्य जो 50-60 जातियां हैं उनमें एक डिवीज़न है, और डिवीज़न ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में है, और लाभार्थी ने वर्क किया है एकदम, ये पाया जाता है, देखा जाता है। लेकिन साइलेंस इस बार बहुत अलग ढंग से रीड की जानी चाहिए सिलेक्शन में। डोमिनेंस इस बार बीजेपी के वॉइस, समाजवादी पार्टी के वॉइसेस की ज़्यादा रही। बिल्कुल। और सुमित जी, जिस तरीके से आपने एससी समुदाय की महिलाओं की बात की ना, मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को लेकर इतने मुखर तौर पर कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आता है। इस बार जिस तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर आए और उन्होंने मुस्लिम बहनों की जिस तरीके से अस्मिता का ध्यान रखते हुए बीजेपी की तरफ से 3 तलाक वाला बड़ा फैसला लिया, हालांकि इसी चुनाव में हमने देखा कि हिजाब का मुद्दा भी बहुत गरमाया। मुस्लिम महिलाएं, आपको लगता है कि उनकी भी निर्णायक भूमिका रहने वाली है इस बार? देखिए, मुस्लिम महिलाओं की तो निर्णायक भूमिका रहेगी। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि वो बेहद शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कि ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म करके जो घर उनके फूंक जाते थे उसको रोका। और यही नहीं, जो जनरल महिलाएं हैं, जैसे उन्होंने गैस दी, उनको सारा किया, मकान दिए, सब महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर बीजेपी पावर में आती है तो उसमें मैं समझता हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द लायंस शेयर, वो लायंस शेयर महिलाओं का होगा। और उसकी वजह, बिल्कुल, देखिए वो जिस तरीके से आज नतीजों के दिन नेताओं के सिर पर तलवार लटक रही है ना, बिल्कुल इसी अंदाज में एक आम मुस्लिम महिला, शायद उसके सिर पर भी हर वक्त वो 3 तलाक की एक तलवार लटकती रहती थी, जिससे उसे मुक्ति मिली है। आप ब्रेक तो नहीं ले रही ना अभी? एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा आप शायद ब्रेक में जाने वाली है, क्योंकि मुस्लिम समाज की बात हो रही है। अतर भाई, लाभार्थियों में बीजेपी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी को भी वही चीज़ मिली जो किसी ब्राह्मण को मिली, या किसी ठाकुर को मिली, या किसी दलित समाज के व्यक्ति को मिली। मुस्लिम समाज का पुरुष, मुस्लिम समाज की महिलाएं क्यों और क्या बीजेपी को वोट करेंगी जब कैंपेन इतना लाउड हो रहे की कोशिश ओवैसी के जरिए की गई हो? देखिए, ये तो फैक्ट है, और जितने भी आंकड़े आए हैं कहीं भी कोई बायस नहीं था दोनों में, मतलब मुस्लिम समाज हो या और समाजों में जो भी लाभ का फ़ायदा हुआ है। पर जहाँ तक मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में सवाल है, तो अभी भी उनमें वो ऐसी चेतना नहीं आई है कि वो इन इश्यूज़ पे वोट करें। अभी भी माहौल जो है वो उन्हीं इश्यूज़ पे है, जैसे
सिक्योरिटी कंसर्न कि अगर ये पार्टी आ जाएगी तो तुमको आफत होगी, ये पार्टी आ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम आकाशवाणी वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।